वेलकम वंस अगेन। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है जिनका इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स में सेमीकंडक्टर है। ख़ास तौर पे जो लोग सेमीकंडक्टर फ़िज़िक्स जिनकी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स में है एज अ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में है। उसके अलावा जो लोग डिवाइस फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, कई जगहों पे सेकेंड ईयर में ये पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट की। डेंसिटी ऑफ स्टेट एक ऐसा मैथमेटिकल पड़ाव होता है इन सारे डेरिवेशंस में, जो कि हम सेमीकंडक्टर में चार्जेस के साथ, चार्ज कैरियर की डेंसिटी के साथ, लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ, और आगे फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं डिवाइस फिजिक्स में, वैसे वैसे हमें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप होने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ज़रूरत महसूस होनी शुरू हो जाती है, एसेंशियल हो जाते हैं। और अगर आपने यहाँ पर उस चीज़ को ठीक से नहीं समझा, आपके इंट्यूशन लेवल पर अगर वो चीज़ें नहीं हैं, तो फिर पूरी की पूरी ब्रांच को समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी स्टेट। तो ये पूरे का पूरा वीडियो जितने भी समय का होगा, इट विल बी ओनली सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी ऑफ स्टेट, उसके पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे, उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, उसकी इंट्यूशन को डेवलप करने की बात करेंगे कि व्हाट we are going to get by discussing the density of state. Okay, let us start. सबसे पहले तो हम लोग यही बात करते हैं, हमें पढ़ना है डेंसिटी ऑफ स्टेट। जैसा कि नाम है इसका, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। देखो, स्टेट से यहाँ हमारा मतलब क्या है? डेंसिटी से तो जनरली मैकेनिक्स में डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स में डेंसिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने कोई छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है। इस छोटे से वॉल्यूम में आपके पास इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ मान लो कुछ कीड़े हैं, आपने एक छोटे से डिब्बे में भर रखे हैं। डिब्बे का साइज बहुत छोटा है, वी बहुत स्मॉल है, बहुत सारे पार्टिकल है, तो आप कहोगे यहाँ डेंसिटी जो है उसकी ज़्यादा है। आप उतना ही बड़ा, उतने ही साइज़ के कीड़े रखें, डेंसिटी बढ़ा दें, तो अब ये क्या होंगे, यहाँ पर ये सब दूर दूर रहेंगे, बिकॉज बहुत सारा स्पेस मिल गया है। तो आप कहोगे कि इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। तो वॉल्यूम बढ़ाया, बाकी अंदर कंटेंट नहीं चेंज किया आपने, वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम घटाया, तो उस हिसाब से आपने डेंसिटी को बढ़ाया या घटाया। तो डेंसिटी इज़ काइंड ऑफ थिंग जो कि हमें इस बात को बताते हैं कितना पास पास रखा हुआ है। अब डेंसिटी ऑफ कीड़े ले रहे हो, डेंसिटी ऑफ एनर्जी लेवल ले रहे हो, डेंसिटी ऑफ कुर्सियाँ मेज ले रहे हो, एनीथिंग, डेंसिटी इस सेंस में यहाँ पर काम करती है। डेंसिटी कॉन्सेप्ट इस सेंस में यहाँ पर काम कर रहा है था। अब बात आती है स्टेट की। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? देखो बच्चों, स्टेट के बारे में हमारी जो जानकारी वो ये है कि हम बेसिकली जो स्टेट कह रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एनर्जी स्टेट की ही बात कर रहे हैं, और किसी तरह के स्टेट की बात, हम किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट ऑफ अ कंट्री, भारत के राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक अवस्था की बात कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था की बात कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अवस्था का? तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है जिसके पास क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ स्पिन प्रॉपर्टी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का अपना एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है। तो ये सारे कुछ पैरामीटर हैं जिनकी कुछ वैल्यू होगी। जब इनकी वैल्यू कुछ होगी तो उस बेसिस पर हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्टेन स्टेट में है, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0 है, म्यू की वैल्यू समथिंग है, स्पिन हाफ है, एनर्जी कुछ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये सारा कलेक्शन उसकी एक स्टेट बताएगा कि इसकी एक अवस्था है, ठीक है, इसकी अवस्था है। जैसे आप कहीं रह रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर समय में आप जहाँ जॉब कर रहे हो, आप जहाँ रह रहे हो, आपकी जो हेल्थ है, आपके जो लिपिड्स का प्रोफाइल है, वो आपकी उस समय की अवस्था बता रहा है, आपकी स्वास्थ्य की अवस्था, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी जियोग्राफिकल कंडीशंस, इनकी अवस्था के बारे में बात कर रहा है। तो वैसे ही हम स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टेट का सेंस आपको डेवलप होना, और डेंसिटी तो हम लोग खैर बात कर ही रहे हैं, डेंसिटी का मतलब क्या हो रहा है। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करते हैं, तो चलिए अपनी बात सबसे पहले शुरू करते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड से। आपको मालूम है कि जो अभी तक की जो हमने जो पढ़ा है उसमें ये होता है कि एक होता है कंडक्शन बैंड का रीजन और एक होता है वैलेंस बैंड का रीजन। इनको हम बैंड क्यों कहते हैं? बैंड कहने के पीछे हमारा मोटिवेशन क्या है? तो बैंड कहने का मोटिवेशन ये है कि ये जो ये बैंड है, ये बहुत सारी एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन है, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स से मिल करके ये बना है।
है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जिन जिन एनर्जी की वैल्यू रख सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन कौन सी एनर्जी की वैल्यू अलाउड हैं, उन सारी अलाउड वैल्यू को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। तो इतने पास पास ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं कि हम कहते हैं इनका पूरा कलेक्शन एक पट्टी नुमा आकार का होता है, तो कंडक्शन बैंड। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, अभी वो फ्री नहीं हुए हैं, कंडक्शन के लिए फ्री नहीं है, तो वो जो जो एनर्जीज रख सकते हैं उन एनर्जी के कलेक्शन को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। तो बेसिकली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो कलेक्शन है एनर्जी स्टेट्स का, मतलब किन किन अवस्थाओं में किन किन ऊर्जाओं की हम बात करें, किन किन ऊर्जाओं की को एक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ होना भी तो चाहिए। अगर वो जा करके मान लो कुर्सियाँ हैं, सारी एनर्जी लेवल कुर्सियाँ हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो कौन कौन सी कुर्सियों में बैठ सकता है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहा है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा तो फिर और भी तो कोई नियम नहीं लग रहा है उसके ऊपर, उसकी बात हमें यहाँ पे करनी है। तो फिलहाल एनर्जी स्टेट के बारे में बात आपने कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूल रूप से इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? मूल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, वैलेंस बैंड में रहते हैं। तो एनर्जी लेवल्स हैं, कुछ वैलेंस बैंड में रह रहे हैं, ऐसे सारी एनर्जी लेवल पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। अब क्या होता है, आप बाहर से एनर्जी देते हो, बाहर से एनर्जी आई और एनर्जी ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉनों को भेजा कहाँ पर? इनको भेजा कंडक्शन बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में गया तो पीछे एक खाली जगह छोड़ देते हैं। जो व्हाइट कलर का हम बना रहे हैं ये एक खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉनों के अपनी जगह छोड़ने से बना है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से गया तो वो कंडक्शन बैंड में पहुँच गया और अपने पीछे उसने एक खाली जगह पर यहाँ पे छोड़ दी। तो जो खाली जगहें होती हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं होल्स। ये खाली जगहें जो होती हैं होल्स होती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो आ गए हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर हमारी असली समस्या शुरू होती है कि जो होल्स हैं क्या ये यहीं बने रहेंगे? क्या ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जहाँ आ गए वहीं रहेंगे? ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो होल्स होते हैं धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन इनकी जगह ले लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब जगह लेते जाएंगे तो इस वैलेंस बैंड के अंदर ये होल अपने समय के साथ साथ इस टॉप पर आ जाते हैं। जो टॉप वाला हिस्सा है यहाँ पर आ जाते हैं। इट्स वेरी मच लाइक बबल्स, जैसे होते हैं ना बबल्स। उससे हमने पिछले वीडियो मैंने बात की है कि अगर आप बबल्स को कहीं नीचे भी क्रिएट करो पानी में तो धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं, तो वैसा ही कुछ होता है। तो जो वैलेंस बैंड है, अगर वैलेंस बैंड का ये वाला हिस्सा देखें जो टॉप वाला हिस्सा है, तो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड जो होता है उसमें होल से वो पॉपुलेटेड होता है। जितने भी होल्स मोस्टली होल पॉपुलेटेड होता है वैलेंस बैंड का टॉप। तो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड इज द फेवरेट प्लेस फॉर व्हाट? फेवरेट प्लेस फॉर द होल्स। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे कहाँ आकर इकट्ठा होने लगते हैं? टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड पे। टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड पे आकर के इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं डीप ऑफ द वैलेंस बैंड, मतलब नीचे की जो एनर्जी स्टेट हैं और मोस्टली जो कंडक्शन बैंड के टॉप की एनर्जी स्टेट हैं दे आर काइंड ऑफ अनऑक्यूपाइड। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो इनकी होती है इलेक्ट्रॉनों के भरने की वो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड पे होती है। तो ये तो हो गया हमारे पास पूरी स्थिति। तो हमको मालूम चल गया कि जब हम एक्साइटेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कंडक्शन बैंड है, जो हमारा कंडक्शन बैंड है, हम उसके बॉटम वाले हिस्से को देखेंगे और जो वैलेंस बैंड है हम उसके टॉप वाले हिस्से की बात करेंगे। हमारी सारी जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पर होगी। अब एक और चीज़ आ जाती है कि ये जो स्टेट्स होती हैं ये भी किसी लॉ को फॉलो करती हैं। इन स्टेट्स में कुछ एनर्जी होती है, भाई एनर्जी स्टेट्स हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी को ले सकता है इसका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऐसा नहीं कि वो रैंडमली भरना शुरू कर जाएंगे। भाई एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएंगे और वहाँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक नियम भी होता है, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो आने वाले समय में जब आपको ये मालूम करना है कि हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक पता करना है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक देखना है, जो कि हमें ज़रूरत होती है। जैसे हम अगर हम पीएन जंक्शन लेंगे तो हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। हम अगर ट्रांजिस्टर लेंगे तो हमें उसका आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ेगा। फेट ले लो, कोई भी आप डिवाइस लोगे तो आपको उस डिवाइस में
इस वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जानना ज़रूरी है कि हाउ द electron and holes are distributed, electrons and holes are distributed energy in terms of energy, in terms of energy। किस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं ये एनर्जी के हिसाब से बटे हैं, मतलब वैलेंस बैंड में अपर की तरफ कितने हैं, कंडक्शन बैंड में अपर की तरफ कितने हैं, वैलेंस बैंड में टॉप की तरफ कितने हैं। तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे ब्रेक डाउन हो रहा होता है या टनल डायोड होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में टनल करते हैं। टनलिंग जो फिनोमिना जो होता है वो एनर्जी पे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक में हमारे बैरियर बैंड, मतलब वैलेंस बैंड टू वैलेंस बैंड ट्रांजिशन हो रहा है या वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ट्रांसपासिंग हो रही है, दैट इज टनलिंग हो रही है, इन सारी चीज़ों के एनालिसिस करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म ऑफ द एनर्जी। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो चीज़ है कि हाउ स्टेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी। सो हम यहाँ पर अब हम इन स्थिति को जानने से पहले हमें ये जानना, हमें दो सवाल उठाते होते हैं कि हाउ द स्टेट्स, जो अवेलेबल स्टेट्स हैं, हाउ द स्टेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ द स्टेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। और दूसरा होता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट शोज द probability that shows the occupation, the probability that shows the occupation of given एनर्जी स्टेट। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें, हाउ द स्टेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के साथ किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उन एनर्जी स्टेट्स को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या हम बेसिकली यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। अब इनको समझाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। जब हम हाउ द स्टेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट, और इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन। इससे पहले कि हम इनको डिफ़ाइन करें, इससे पहले कि हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को डिफ़ाइन करें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफ़ाइन करें, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उस एग्जाम्पल के बाद हम आपसे बात करेंगे। देखो बच्चों, मान लो कि ये हमारा एक हॉस्पिटल है, सपोज़ ये बिल्डिंग जो है ये एक हॉस्पिटल की है। इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ फ्लोर हैं, चलिए मान लें 1 2 3 4 5 6 और ग्राउंड फ्लोर जिस पे कोई मरीज़ नहीं रहता। तो इस 1 से लेकर के 6 फ्लोर तक मरीज़ हैं। हम आपसे पूछते हैं, किसी समय हमने आपको बताया, आज की डेट है, आज 13 नवंबर है, हमने आपसे पूछा बताओ भाई इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं। अब आप कहोगे हाउ वुड आई नो, मुझे नहीं मालूम, मुझे या तो अलाउ करिए मैं जाके गिन के आता हूँ, मतलब अदरवाइज़ मैं कैसे बता सकता हूँ। मैंने कहा नहीं आप अंदर नहीं जाएंगे, मैं आपको कुछ डाटा देता हूँ, आप उस डाटा को सुन करके मुझे बताएं कि इस हॉस्पिटल के अंदर कितने मरीज हैं। हमने कहा ठीक है। आपने मुझे डाटा दिया कि इसकी जो 1 से लेकर के 6 मंजिलें हैं, इसमें सिर्फ जनरल वार्ड हैं। ओके, जनरल वार्ड मतलब कोई भी प्राइवेट रूम नहीं है, बड़े बड़े हॉल हैं, उन हॉल में बेड पड़े हुए हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा हर वार्ड के अंदर 100 बेड हैं। ओके, सो इसका मतलब है सिर्फ जनरल वार्ड है, 6 मंजिल में जनरल वार्ड है, हर जनरल वार्ड में 100 बेड हैं। तो इसका मतलब 6 फ्लोर 6 जनरल वार्ड, तो 600 बेड यहाँ हो गए। नाउ बेड हो गए, नॉट द पेशेंट, बेड हो गए। ये सिर्फ हमें बता रहा है कि किस तरह से इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबिलिटी है। तो आप समझ लो ये क्या है, ये एक तरह से डेंसिटी ऑफ स्टेट की उन्होंने बात हमें बता दी। हमें ये बता दिया कि कितने लोग वहाँ, कितने बेड हैं, मतलब अवेलेबल जगहें कितनी हैं। अब जनरल वार्ड है तो हम ये मान के चलते सभी कॉस्ट
जो बेड की कॉस्ट होती है वो बराबर ही होगी, ऐसा मान के चलो। हालांकि वो भी डिफ़र हो सकता है। मान लो आप कह सकते हो कि जो बॉटम, जो फर्स्ट फ्लोर, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है, उसके जनरल वार्ड उसका कॉस्ट महंगा है क्योंकि भाई ज़्यादा नहीं चढ़ना पड़ेगा। जो टॉप फ्लोर का जनरल वार्ड है उसका कॉस्ट कम है, ये भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। बट फिलहाल हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे 600 बेड हैं। बट क्या इस बात की जानकारी होने से कि 600 बेड हैं, ये हम बता सकते हैं कि इस समय इसके अंदर 600 पेशेंट भी हैं? नहीं बता सकते, हम सिर्फ बेड के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा कि चलो आपको जानकारी देते हैं, ये हॉस्पिटल अपनी फुल कैपेसिटी का हाफ भरा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर फुल कैपेसिटी इसकी 600 है, उसका हाफ भरा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 300 बेड भरे हुए हैं। अगेन हमें पेशेंट नहीं मालूम चले, हमने ये माना कि यहाँ पर 300 बेड भरे हुए हैं। तो क्या 300 बेड पे 300 पेशेंट हैं, इसके बारे में हम श्योर हैं? वी आर नॉट श्योर। हम अज्यूम भले कर लें कि एक बेड पे एक पेशेंट होगा। फिर हम कहते हैं यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ है। डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ ये है कि जो इस जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उसने कहा है कि 600 में से 300 बेड भरे हैं और हर बेड पे 2 पेशेंट रखे जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हर बेड पर 2 पेशेंट रखे जाएंगे। तो अब जाकर के आपको पता चला कि ओके 300 बेड हैं जो कि अलाउड हैं पेशेंट को भर्ती करने के लिए, हर बेड पर 2 पेशेंट भरे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 600 पेशेंट इस समय इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। या फिर कह लो ये सारे बेड अवेलेबल हैं, तो 600 बेड पर 2 पेशेंट भरे जाएंगे, तो यहाँ पे कितने हैं? 1200 पेशेंट मौजूद हैं। तो आप देखो आपको एक्चुअल में कितने पेशेंट इस हॉस्पिटल के अंदर, इसकी जानकारी कब मिली? इसकी जानकारी बच्चों आपको तब मिली जब आपको ये मालूम चला कि इसके अंदर कितने अवेलेबल बेड हैं। दिस इज़ लाइक डेंसिटी ऑफ स्टेट। आपको ये पता चला कि इसके अंदर मरीजों के भरने का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैनेजमेंट ने क्या नियम बनाया है। तो जब आपने इन दोनों टर्मों को देख लिया तब आपको पता चला कि इसके अंदर नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया है, जो ये हाउ द स्टेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसकी मदद से भरे जाएंगे। तो जब आप इन दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई कर देते हो तब आप नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पे पा रहे हो। अब यही सारी चीज़, यही सारा लॉजिक आप इलेक्ट्रॉनों के लिए भी बता सकते हो। आपने कहा कि भाई हमारे पास एक एनर्जी लेवल, एक बैंड स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी लेवल्स भरी हुई हैं। तो बहुत सारी एनर्जी लेवल्स उपलब्ध है, इसका मतलब बहुत सारे बेड उपलब्ध हैं। तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ पर मिल गया। उसके बाद फिर आपको कहा गया इन डेंसिटी ऑफ स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस लॉ के साथ भरे जाएंगे, वो लॉ आपको मालूम चल गया। तो आपको जब ये 2 चीज़ें मालूम चल गई तो आप इसकी हेल्प से इस पूरे बैंड के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम अब अगर हम इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल देंगे तो हमें चार्ज डेंसिटी निकालने का मौका मिल जाएगा। फिर हम करंट निकाल सकते हैं और अपनी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर पता कर ले जाएंगे। तो दिस इज़ वाई वी नीड टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड वाई वी नीड टू नो द डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो जब भी हम डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पीछे का मकसद ये होता है, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी स्टेट, अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड्स टू मतलब मरीजों को जैसे हॉस्पिटल में आप पता करते हैं और जानकारी रखते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, इससे पहले का एक वीडियो मेरा है 1 साल पहले का बना हुआ है जिसमें मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट को कैलकुलेट करने के तरीके अपनाए थे, बताए थे आपको। जैसे आपके पास कोई सैंपल है 1 डायमेंशनल है, आपके पास कोई सैंपल है 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे होगा। जैसे मान लो आपके पास सिर्फ एक 2 डायमेंशनल सीट है, लाइक द सीट ऑफ ग्रेफीन। तो 2 डायमेंशनल सीट के अंदर डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी लेवल कैसे होते हैं वो मैंने वहाँ बताया है। आपके पास जस्ट एक रिबन है, क्वांटम रिबन है, तो 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर, उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसा होता है वो मैंने आपको वहाँ पर वीडियो में बताया है। एक मोस्ट जनरल है कि आपके पास इस तरह का एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है जो कि होता है हमारे पास। इसके अंदर डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला क्या होगा इसको भी मैंने वहाँ पर डिराइव किया, बाकायदा प्रॉपर डिराइव कराया है। उस डेरिवेशन को हम यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट
उसको आप एक्सप्लोर करिए। आपके लिए अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 3D कंडीशन में, 3D कंडीशन के अंदर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है वो होता है GE सफिक्स में इससे लिखा जाता है, जो कि ये बताता है कि एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज़ 4 पाई अपॉन h³ टू इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, होल है तो होल, इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल टू द पावर 3/2 √E। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 3 डायमेंशन क्रिस्टल अगर हमारे अंदर है, हमारे पास है, तो उसका जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगा वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा? √E के ऊपर। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे E बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट बढ़ता जाएगा। मतलब आप सोचो ये ऐसा कुछ है, आप सोचो एक हॉस्पिटल ऐसा है कि ये हॉस्पिटल हमारे पास इस तरह से है, और अगर हम यहाँ पर कहें एनर्जी का मतलब अगर रुपया लगा लें, तो जैसे जैसे आप रुपया बढ़ाते जाओगे, बेड मतलब एक बेड है जो 200 रुपये पर डे लेता है। अच्छा, आपने कहा तो 200 रुपये पर बेड वाले कितने हैं? तो 200 रुपये पर बेड वाले हॉस्पिटल में कितने बेड हैं? 10 बेड हैं। अच्छा, हमने कहा अच्छा 2000 रुपये वाले कितने बेड हैं? उसने कहा अच्छा 2000 रुपये वाले मेरे पास 100 बेड हैं। हमने कहा अच्छा 20,000 रुपये वाले कितने बेड हैं? उसने कहा ऐसे मेरे पास 1000 बेड हैं। तो सपोज सोचो ऐसा कुछ है कि जैसे जैसे ई बढ़ता जा रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे रकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बेड की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है ये कोशिश ये कहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोगों को अपने यहाँ भर्ती करेंगे। हमने कुछ फिलॉन्थ्रोपी को शो करने के लिए हमने कुछ 200 रुपये वाले बेड लगा दिए हैं। ऐसा कोई हॉस्पिटल होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट यहाँ पर यही स्थिति दिख रही है कि अगर हम बच्चों यहाँ पर 3 डायमेंशन कंडीशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सपोज एक्स एक्सिस पे हमने G डिफाइन किया और वाई एक्सिस पे हमने E डिफाइन किया, तो ये ऐसे पैराबोलिक होगा, क्योंकि क्यूब अंडर रूट का मतलब पैराबोलिक ही होगा। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, तो ऐसा ही पैराबोलिक शेप आएगा इसका। ये इस चीज़ को कैसे शो कर सकते हो? इसका मतलब ये है कि जो लो एनर्जी के हैं वहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट कम है, और जैसे जैसे आप एनर्जी को बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे जो डेंसिटी है, देखो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा तो उनकी डेंसिटी स्टेट भी ज़्यादा है, एनर्जी कम तो उनकी डेंसिटी भी कम। तो इस तरह का बिहेवियर शो होता है 3 डायमेंशन केस में, चाहे आप 3 डायमेंशनली सेमीकंडक्टर लो, चाहे 3 डायमेंशनली कोई भी ऑब्जेक्ट लो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज़ को हमें नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम अगर इस बात की बात सोचें तो आपके पास क्या है, जैसे मान लो ये है हमारा कंडक्शन बैंड का टॉप और ये है हमारा वैलेंस बैंड का बॉटम, ठीक है। ये एनर्जी की बात करें, ये एनर्जी की बात करें हम, तो वाई एक्सिस अगर एनर्जी को है तो आपके पास ये एक बैंड है, ये पूरा बैंड है आपका कंडक्शन बैंड, यहाँ नीचे बना दिया पूरा बैंड वैलेंस बैंड। अब जरा देखो, अगर हम इसी एक्सिस पर GE भी प्लॉट करें, अगर हम एक्स एक्सिस पर GE प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा? डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ पर ऐसे जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी की उपलब्धताएँ हैं जो यहाँ पर हैं। ऐसे ही वैलेंस बैंड के लिए इस तरह का आएगा भाई, हो वहाँ पर इन्वर्टेड होगा क्योंकि उसका सारा लेवल नीचे शुरू होता है, यहाँ सारा लेवल ऊपर शुरू होता है, तो इस तरह से। तो अगर हम एनर्जी लेवल के हिसाब से बात करें, डेंसिटी ऑफ स्टेट और बैंड डायग्राम दोनों को मिलाएं, तो हम पाएंगे कि हमारा जो ग्राफ है डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो पर्पल कलर का ग्राफ है डेंसिटी ऑफ स्टेट का है, वो इस तरह से शो होगा। तो ये सारी अवेलेबल लो एनर्जी की जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो यहाँ होंगी, ऐसे लो एनर्जी स्टेट्स आपकी यहाँ पर होंगी। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब अगर हम कंडक्शन बैंड के लिए और वैलेंस बैंड के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट का फंक्शन लिखें तो क्या होगा? देखिए, मैं सबसे पहले इन सब के लिए लिखता हूँ, अलग अलग लिखता हूँ। जैसे आप डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर कंडक्शन बैंड, डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर कंडक्शन बैंड अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये ऐसे लिखूँगा 4 पाई h³ 2m, चूँकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस 3/2, और यहाँ पर होगा क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये EC के ऊपर होगी, यानी EC में प्लस करने पर इस वैल्यू को आओगे, तो ये आपके पास लिखा जाएगा, इसकी एनर्जी जो होगी EC से ज़्यादा है तो E - EC। जो ये एनर्जी आएगी, ये एनर्जी जो E है
ये EC से ऊपर है, तो ये आपका E माइनस EC आ जाएगा। वैलेंस बैंड के लिए अगर लिखना चाहें, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका कैसे लिख पाएंगे। इसका लिखने का तरीका ये है कि अगर आपने वैलेंस बैंड के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट लिखा, तो मान लो कोई एनर्जी यहाँ पर, इसकी एनर्जी ये EV से नीचे है, ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा 4π/h³ 2mh स्टार 3/2 √ चूँकि यहाँ EV बड़ा है तो EV माइनस E। इस तरह से ये अगेन डेरिवेशन के लिए फिर मैं ये कहूँगा कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेशन पार्ट, लेकिन ये जो दो एक्सप्रेशन हैं, एक कंडक्शन बैंड के लिए एक्सप्रेशन है, एक वैलेंस बैंड के लिए एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एक्सप्रेशन का यूज करके आप कंडक्शन बैंड के लिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और वैलेंस बैंड के अंदर जो होल की डेंसिटी है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दीज एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई वुड से एट दिस वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू absorb these expression as it is। आगे आप और उसका डेरिवेशन करोगे, अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे उसको पढ़ने समय, अगेन डिवाइस फिजिक्स वो भी है, बट फिलहाल के लिए आपको ये इंट्यूशन इसके साथ रखना है। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम लोग चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की बात करने वाले हैं इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आप जानते हो, एक प्योर स्टेट ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है। तो हम पहले थोड़ी सी बात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में करेंगे, फिर हम बताएंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर वैलेंस बैंड के अंदर या कंडक्शन बैंड के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी डेंसिटी पता करनी, उनकी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम पता करना है, then you have to use this expression of the density of state। और उसके अलावा जो हमने फार्मूला भी एक लॉजिकल फार्मूला डिराइव किया था कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इनको इस्तेमाल करके हम वो एक्सप्रेशन निकालेंगे। एंड द डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेरिवेशन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अल्टीमेटली जाता है और आगे के आने वाले जो डेरिवेशंस होते हैं, चाहे ये बताना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल बीचों बीच में होता है या लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रूफ करना, वो अपने या आगे जा कर के जब आप फ्लो ऑफ करंट के बारे में बात करोगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड वो इसी डेरिवेशन के थ्रू ही आप निकाल सकते हो। ओके, सो उस लेक्चर में हम लोग उस बात करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।